हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू श्री गणेश आईएएस। और इस लेक्चर सीरीज़ में हम साइंस की कंपाइलेशन वीडियो करेंगे जो कि किसी भी स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और साथ ही साथ ये वीडियो की जो भी ये मटेरियल्स हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से लिया गया है। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के चैप्टर से। तो फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो फिजिक्स इज़ अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। तो ये एक बेसिक डिफिनेशन होता है, डिसिप्लिन है ये आपका नेचुरल साइंस में। और इसमें और भी नेचुरल साइंस में आते हैं, जैसे केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया। तो फिजिक्स का जो मतलब ओरिजिन है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक से इसका ओरिजिन है। और संस्कृत में इसको भौतिकी भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में जो भी फिजिकल वर्ल्ड है उसकी इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर प्रिसाइज डेफिनेशन की बात करें तो इसमें ये होता है कि ये डिसिप्लिन इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी। वी कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब फिजिक्स एज अ स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, ये तो एग्जाम में आएगा नहीं कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखते हैं। बट अब हमारी जो काम की चीज़ आती है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब फिजिक्स में हर चीज़ का एक अपना यूनिट बनाया गया है और उसको मापने के लिए मेजरमेंट होते हैं। तो इस मेजरमेंट और यूनिट्स के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट क्या होता है? तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जिसमें इन्वॉल्व्स हो कंपैरिजन विथ बेसिक। ठीक है, बेसिक से कुछ उसका कंपैरिजन हो, आर्बिट्रेरली चूजन, इंटरनेशनली एक्सपेक्टेड। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड यूनिट हो, यानी कि जैसे होता है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट टाइप का। ठीक है, तो जैसे मीटर है तो उसको पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इंडिया में अगर 1 मीटर अगर कोई कपड़ा होगा तो वो आपका यूएस में भी 1 मीटर वही साइज होगा। तो द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई अ नंबर, यानी कि न्यूमेरिकल मेजर से उसको हम उसको मेज़र करते हैं और वो उसमें अकम्पनीड बाई अ यूनिट, उसमें एक यूनिट होता है। तो अब 2 टाइप्स ऑफ यूनिट होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट। तो ये फंडामेंटल यूनिट क्या होता है कि द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। जो कि क्या हो, आपका फंडामेंटल हो या फिर कोई बेस क्वांटिटी हो। ठीक है, अगर कोई बेस क्वांटिटी हो तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद से द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स। अब ये बेस यूनिट्स क्या होते हैं? जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, है ना। ये कहते हैं जैसे आप नॉर्मल गांव में भी विजिट करेंगे तो आपको ये सब फंडामेंटल यूनिट मिल जाएगा। जैसे किलोग्राम मिल जाएगा, सेकंड्स के बारे में बात हो जाएगी, है ना, एम्पियर मिल जाएगा, केल्विन मिल जाएगा, कैंडेला मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दिस आर द वेरी फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं और इनको इनको बेस यूनिट्स भी कहा जाता है। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल आता है। अब कुछ होते हैं डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट से ही डेराइव करते हैं। तो द यूनिट्स ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द कम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स। सच यूनिट्स ऑब्टेन्ड फॉर द डेराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, a complete set of these units, both the base units and derived units, is known as the system of units। अब इसमें यूनिट्स ऑफ एरिया आ गया, वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी आ गया, स्पीड आ गया, पावर आ गया, वर्क आ गया, फोर्स आ गया, एनर्जी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, मोमेंटम आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इस यूनिट में आपका क्या आएगा? सारी अदर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनका एक कम्बिनेशन इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेराइव यूनिट में याद रखना कि यूनिट्स ऑफ एरिया आता है, वॉल्यूम आता है, डेंसिटी आता है, स्पीड आता है, पावर, वर्क फोर्स, ये सब इसमें हम इसको डेराइव यूनिट्स में इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद से अब आता है कि द डेराइव यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द फॉलोइंग। अब देखो ये जो डेराइव यूनिट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब देखो भाई, एरिया हो गया आपका, तो फिजिकल क्वांटिटी एरिया हो गया। फार्मूला इसका क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और इसका डेराइव यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यानी कि हमने मीटर फंडामेंटल लिया, फिर एक और मीटर कर दिया, तो ये मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इन द सेम मैनर वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम में आपका क्या हो गया? लेंथ हो गया, विड्थ हो गई, हाइट हो गई। तो इसको हम एम क्यूब कह सकते हैं वॉल्यूम का। उसके बाद आ जाता है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम होता है। और इसका जो डेराइव यूनिट होता है वो होता है, अब जैसे मास का केजी ले लिया और वॉल्यूम का मीटर क्यूब ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? केजी अपन मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद से वेलोसिटी आ गया। तो वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, उसके बाद से अपन टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर से किया और टाइम का सेकंड से किया, तो ये भी एक डेराइव्ड यूनिट हो गया। तो इसको हम मीटर पर सेकंड भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन, यानी कि आपकी चेंज इन वेलोसिटी,
है ना, आपका वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, चल ठीक है, ऑन टाइम टेकन, और क्या आपने टाइम लिया, तो इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये भी एक है चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम टेकन। उसके बाद आता है फोर्स। तो फोर्स क्या है भाई, फोर्स m इंटू ए होता है फार्मूला। तो इसको हम करते हैं, इसको न्यूटन से भी इसको इसका जो यूनिट होता है न्यूटन भी होता है, और इसको हम लिखते हैं केजी पर मीटर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया। तो फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। उसके बाद से आता है वर्क एनर्जी। तो वर्क एनर्जी क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये इसको हम डिनोट करते हैं न्यूटन इंटू मीटर, और इसको हम जूल भी कहते हैं। तो वर्क को हम किस में डिनोट करते हैं, तो जूल में करते हैं, ठीक है। तो वर्क या एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। अब आता है पावर। तो पावर का होता है कि उसका फॉर्मूला ये होता है कि वर्क डॉन अपन टाइम टेकन। तो पावर ये इसका ऐसे लिखेंगे जूल पर सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपन एरिया। किसी भी फोर्स, आप कितना फोर्स अप्लाई करो किसी एरिया पे, तो इसका हो जाता है पास्कल, इसका यूनिट होता है, ठीक है। ये कई सारे एग्जाम्स में आता है ना कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब तो थोड़ा सा टफ हो गया है क्वेश्चन की कैटेगरी। उसके बाद आता है हीट। तो हीट का भी गाइज क्या होता है, जूल होता है। अब आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अप्लाइड अपन करंट जनरेटेड। तो ये हो जाता है ओम। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा ओम। तो रेजिस्टेंस होगा तो ओम आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पल्स। तो इम्पल्स का ये होता है कि फोर्स अप्लाइड इनटू टाइम इंटरवल, और इसका होता है न्यूटन इंटू मीटर। फिर उसके बाद आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, इसका होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। देन लास्ट स्पीड। तो स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने देखा, तो हमने डेराइव यूनिट्स के बारे में बात की, ठीक है। इसके फिजिकल क्वांटिटी और फार्मूला की हम लोगों ने बात की। तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्स का याद रखना, न्यूटन होता है, ठीक है। वर्क और एनर्जी का जूल होता है, ठीक है, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर होता है। प्रेशर का पास्कल होता है, इसको न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर लिखते हैं। और हीट का भी जूल होता है, और रेजिस्टेंस का ओम होता है। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह की होती हैं। उसमें जो पहला होता है दैट इज़ द स्केलर क्वांटिटीज़। तब ये स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है ये, तो स्केलर क्वांटिटी इज़ ए क्वांटिटी विथ अ मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ भार होता है। इट इज़ स्पेसिफाइड, ठीक है, और इसको नंबर से स्पेसिफाइड कर सकते हैं अलॉन्ग विथ अ प्रॉपर यूनिट। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, लेंथ है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, लेंथ इज़ लेंथ, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से। डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, वर्क, डिस्टेंस, मास, स्पीड, टाइम, टेक, पावर, एनर्जी, ठीक है। उसके बाद से आपका प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद से आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो इसमें क्या है ना कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कहीं डायरेक्शन तो दिखाया नहीं है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इन अ नटशेल याद रखिएगा छोटे शब्दों में कि स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड ओनली, एंड एग्जांपल्स आर द लेंथ, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, वर्क, डिस्टेंस, मास, स्पीड, टाइम, पावर, एनर्जी, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इतना याद अगर हो गया, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन है और इनमें से कौन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसके बाद जब नेक्स्ट आता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। एंड जो ओबे करता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और इक्विवेंटली द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सो ए वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड बाय अ नंबर एंड इट्स डायरेक्शन। तो इसमें नंबर हो गया एंड डायरेक्शन हो गया। जैसे एग्जांपल इसका कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स मोमेंटम, ठीक है। तो याद रखना फोर्स इज अ क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आपका दोनों है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल याद रखना, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आता है। इसके एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और फोर्स मोमेंटम एटसेट्रा।
अब बात करते हैं वेरियस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब हमने बहुत सारे सिस्टम भी मेजरमेंट के रखे गए हैं, जिसमें 4 सिस्टम होते हैं जो कि मेजरमेंट के होते हैं कि देर आर 4 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसमें जो फर्स्ट आता है, इसमें आता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, MKS सिस्टम भी इसको कहते हैं। ये सबसे बेसिक सिस्टम है ना। तो इस सिस्टम में जो यूनिट होता है लेंथ का वो मीटर होता है, और मास का किलोग्राम होता है, और टाइम का सेकंड होता है। तो इसको इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग सेक्टर में यूज़ करते हैं, किसको, तो MKS को। उसके बाद आता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, इसको CGS सिस्टम कहते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। इसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर से करते हैं, मास को ग्राम से करते हैं, और टाइम को सेकंड से कहते हैं। इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि CMS को क्या कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। तो थोड़ा सा ये आप इसको थोड़ा कंसिडर कर लेना, ठीक है। CMS को क्या कहते हैं, तो थोड़ा उसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ओके, तो ये भी हमारे जानने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है फुट पाउंड सिस्टम। अब ये फुट और पाउंड, तो इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, फुट हो जाता है, लेंथ का यूनिट इसमें फुट हो जाएगा, मास का इसमें पाउंड हो जाएगा, और टाइम का इसमें सेकंड हो जाएगा। एंड दिस सिस्टम इज़ यूज्ड मोर इन इंग्लैंड, इसका इंग्लैंड में ज़्यादा यूज़ करते हैं। CMS कहाँ करते हैं, फ्रांस में करते हैं, और PFS सिस्टम यानी कि फुट पाउंड सिस्टम इंग्लैंड में कहते हैं। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रिटिश सिस्टम, इसलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन द अबव 3 सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है SI सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। अब सिंपल जो स्टैंडर्ड सिस्टम हमने जो रखा है, ठीक है, जिसको, ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम जो SI जो सिस्टम है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो इसमें आते हैं। तो इसमें कहता है कि द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अब ये SI यूनिट क्या होता है भाई, ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। तो इसको देन वी कैन से इट इज़ द सिस्टमिटी इंटरनेशनल द यूनिट्स, और इसको फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं एज अ SI यूनिट्स, ठीक है जी। तो SI यूनिट्स जो होता है स्टैंडर्ड स्कीम होता है सिंबल्स का, यूनिट्स का, एब्रीवेशन का, जो कि डेवलप्ड एंड रिकमेंडेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर इन 1971। तो ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर जो है 1971 में, ये इस चीज़ को अप्लाई कराता है, ये इसको डिसाइसिव रोल करता है कि क्या क्या SI सिस्टम है हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि 1971 में लिया गया था, ताकि इंटरनेशनल यूसेज हो सके साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क का। अब जैसे सपोज करो कि US का कोई इंडस्ट्री लगने वाला है इंडिया में, तो US की इंडस्ट्री लगेगी तो वो तो यहाँ का एरिया माप के जाएगा। और सपोज करो कि वो फुट और पाउंड कर रहा है और आप मीटर और केजी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कोलिजन हो सकता है उसमें। तो इसने तो लोगों ने कहा कि ठीक है, हम एक स्टैंडर्ड, जैसे अब डॉलर होता है ना, तो वो क्या होता है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो पाउंड भी क्या है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, करेंसी के मामले में बात कर रहा हूँ। लेकिन आप रुपीज़ ऑफ वेनेजुएला में जाओ, कहो कि वेनेजुएला में मुझे गोलगप्पे खानी है, तो आपको नहीं मिलेगा। इन द सेम मैनर SI यूनिट्स होती है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वर्क और साइंटिफिक वर्क में भी यूज़ होता है। बिकॉज SI यूनिट्स यूज़, ये डेसिमल सिस्टम पे यूज़ करता है। कन्वर्जन्स विद इन द सिस्टम आर क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट। ये सिस्टम को मॉडिफाई किया गया और एक्सटेंडेड फ्रॉम द MKS सिस्टम से किया गया, और इसको राशनल MKS सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंट दिस सिस्टम इज़ यूज। तो दिस सिस्टम इंक्लूड 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और इसमें क्या आते हैं आपके SI यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं, जिसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं विच आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब इसमें क्या होता है, लेंथ आ जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जो लेंथ होता है उसको मीटर उसका सिंबल होता है, मीटर उसका नेम होता है, और उसका सिंबल M होता है। तो द मीटर सिंबल M इज़ द SI यूनिट ऑफ द लेंथ। इट इज़ डिफाइंड बाई टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में इसको कैलकुलेट किया गया है टू बी 299792445। इतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वेर इज द सेकंड इज डिफाइंड द टर्म्स ऑफ द सीजियम। सीजियम आपका उसको सेकंड को इसमें डिफाइन करते हैं। उसके बाद है मास, मास को किलोग्राम में करते हैं, इसका SI यूनिट मास है, ठीक है। बस इतने जानने की बात है और ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है टाइम, टाइम को सेकंड में करते हैं, इलेक्ट्रिक को एम्पियर में करते हैं, ये बेसिक वैल्यू है। उसके बाद आता है थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। तो ये थर्मोडाइनमिक याद रखना, ये केल्विन में होता है। थर्मोडाइनमिक इज इन द
केल्विन। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होता है उसको मोल में करते हैं, तो मोल आपका एसआई यूनिट होता है सब्सटेंस का, ठीक है। तो ये हो गया तो उसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक ये केल्विन वाला हो गया थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, और एक आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया कैंडेला वाला, और सब्सटेंस का मोल हो गया। अब आता है टू सप्लीमेंट्री। अब ये क्या आता था, दो आपका ये 7 फंडामेंटल यूनिट था, फंडामेंटल वाला, और अब हम बात करते हैं 2 बेसिक सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसमें हमने एक प्लेन एंगल्स लिया है। तो प्लेन एंगल्स का क्या होता है, रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल्स का स्ट्रेडियन होता है। तो सॉलिड से एस है तो एस आर याद रखना, प्लेन एंगल्स का आर याद रखना है। सॉलिड वाला स्ट्रेडियन होता है, और ये क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब लेंथ का मेजरमेंट फिर से हम देख लेते हैं। तो ये एक मीटर स्केल होता है, जो कि 10⁻³ मीटर टू 10² मीटर तक का इसको स्केलिंग कर सकते हैं। और वर्नियल कैपिलर्स इसमें इज़ यूज फॉर द लेंथ ऑफ एन एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। उसके बाद एक स्क्रू ग्यूज एंड अ सिफ्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर लेंथ एज लेस 10⁻⁵ मीटर। इतना वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा बहुत देख लेते हैं। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ द लार्ज डिस्टेंसेज। तो लार्ज डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, तो लार्ज डिस्टेंसेज सच एज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट और स्टार। जैसे आपको कोई प्लैनेट और स्टार की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है अर्थ से, तो ये अब मीटर तो वहाँ पे कोई जाके थोड़े मापेगा, ऐसा थोड़े है कि कोई हनुमान जी टाइप आदमी बजा के वहाँ पे करेगा, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एक एन इंपॉर्टेंट मेथड इज सच केस इज कॉल्ड द पैरेलैक्स मेथड। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए याद रखना, पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड, पैरेलैक्स मेथड। अब आता है मेजरमेंट ऑफ मास। तो मास एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ दम। तो ये किस पर डिपेंड नहीं करता, मास क्या रहेगा, हर जगह तो सेम ही रहेगा किसी भी चीज़ का। ये डिपेंड नहीं करता है कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर क्या है, लोकेशन क्या है ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। तो एसआई यूनिट उसका क्या होता है, आपका केजी होता है। द प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम सप्लाइड बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, इसको BIPM कहते हैं। ये अवेलेबल है इन मेनी अदर लेबोरेटरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इन इंडिया दिस इज़ अवेलेबल एट द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। तो ये NPL जो नई दिल्ली में है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वेट के लिए जगह जगह पे लेबोरेटरीज रखे गई हैं। उसमें इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे, और इंडियन लेवल पे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है आपकी नई दिल्ली में, ये शायद पूसा रोड पे है। अब आता है टाइम का मेजरमेंट, ठीक है। तो टाइम का मेजरमेंट में क्या हो गया, तो टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक। वी नाउ यूज इन अ एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। अब सबसे बेसिक एक होता है, बहुत कम जाओ, एटॉमिक टाइम क्लॉक भी होता है, एटॉमिक क्लॉक भी होता है। तो वो बहुत ही मतलब कम वाले उसमें हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत मिनिमम पर टाइम का, विच इज़ बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम। तो सीजियम एटम के पीरियोडिक वाइब्रेशन पे होता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द सीजियम क्लॉक, समटाइम्स कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक। तो एटॉमिक क्लॉक का जैसे कि हम यूज़ करते हैं बहुत छोटा टाइम मापने में, जैसे सपोज करो स्पेस वगैरह में इसका यूज़ करते हैं ज़्यादा एटॉमिक क्लॉक का, है ना। जैसे नॉर्मल तो हम ऐसा घर पर दीवार घड़ी यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेस में या फिर कोई हमें स्पेस का मिशन भेजना होता है, स्पेस का कोई मिशन भेजना होता है लाइक सैटेलाइट्स वगैरह, तो वहाँ पे हम सीजियम एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो द सेकंड इज टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर द 9192। भाई इतना वाइब्रेशन चाहिए तब 1 सेकंड होता है, ठीक है। तो वो है आपका 9192631770। ये सब नहीं पूछेगा, बस इतना जो ध्यान रखना है, मेजरमेंट ऑफ द सीजियम क्लॉक का, एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते हैं, सीजियम एटॉमिक क्लॉक का, ठीक है। बस ये हो गया आपका। और क्या कहते हैं कि वाइब्रेशन ऑफ अ स्मॉल क्वार्ज क्रिस्टल रेगुलेट। एक क्वार्ज होता है जो रिस्ट वॉच में होता है, उसके वाइब्रेशन पे वो हमारा सेकंड चलता है, ठीक है। तो ये क्वार्ज के वाइब्रेशन से घड़ी चलती है, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि रेंज एंड ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल्स। अब क्या रेंज है और क्या ऑर्डर है टाइम इंटरवल्स का। तो लाइफ स्पेन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल ये होता है 10⁻⁻24, ठीक है ये। और द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द लाइट टू क्रॉस न्यूक्लियर डिस्टेंस 10⁻22। और एक्सरे का क्या होता है भाई, तो 10⁻⁻19। एटॉमिक वाइब्रेशन 10⁻⁻15। पीरियड ऑफ लाइट वेव क्या होता है 10⁻⁻15। लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम ये भी होता है 10⁻8। अब विंक ऑफ आई कितना होता है 10⁻⁻1 होता है। और पीरियड ऑफ साउंड वेव क्या हो गया आपका 10⁻⁻3। ये टाइम इंटरवल्स होते हैं आपका।
तो इतना नहीं पूछेगा, कभी से एग्ज़ाम में इतना डिटेल नहीं जाता है। और टाइम टू द सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट बीट्स होता है 10⁻�0, लेकिन कहीं कोई भरोसा थोड़े है, मतलब PCS वालों का कोई भरोसा नहीं है। फिर ट्रेवल टू टाइम, ये इंपॉर्टेंट है कि 10⁻2 लगाता है। लाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ, लाइट फ्रॉम द मून टू द अर्थ आपका 10⁻0। टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट तो 10⁻4, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ 10⁻5, ठीक है जी। उसके बाद रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ द मून ये 10⁻6 हो गया, रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ द अर्थ 10⁻7 हो गया, ठीक है। तो एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पेन 10⁻9 होता है, ठीक जी। तो ये आपके टाइम इंटरवल्स हैं जिनका टाइम इंटरवल्स का यूज़ किया जाता है। अब आता है यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। तो यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस और लेंथ की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। 1 माइल में जो माइल यूज़ करते हैं ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर US वगैरह में, तो 1 माइल इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये याद रखना है कि 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है भाई। 1 मीटर आपका होता है 1.096 यार्ड तक इतना, ठीक है। उसको फिट में अगर बात कहें तो 3.28 फिट हो जाता है, और इंचेस में 39.37 इंचेस हो जाता है। 1 इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो ये याद रखिएगा। 1 फिट में 12 इंच होता है, ये तो पता ही होगा। 1 यार्ड में 3 फिट होता है, ठीक है। 1 यार्ड में आपका कितना हो गया, 3 फिट हो गया। उसके वजह से नॉटिकल माइल, तो इसमें 1 नॉटिकल माइल में होता है 1.852 किलोमीटर। अब नॉटिकल माइल कहाँ यूज़ करते हैं गाइज, आपको पता होगा। ये नॉटिकल माइल जो सी जो होता है, वाटर बॉडीज़ होता है, तो वहाँ पे जैसे रोड पे चलते हैं तो किलोमीटर यूज़ करते हैं, तो वैसे ही वाटर बॉडीज़ में जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे नॉटिकल, मतलब वाटर बॉडीज़ के डिस्टेंस को नॉटिकल माइल से उसको काउंट किया जाता है। उसके बाद से आता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो इसका होता है 1.495 इंटू 1011 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद आता है 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर ये क्या होता है कि अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ ईयर इन अ वैक्यूम। तो ये 11 सपोज करो यार्ड आपका चलता है, यानी कि 9.46 इंटू 1.1 इंटू 1015 मीटर। तो ये याद रखना। अब ये देखो भाई, बेसिक चैप्टर है ये, तो मतलब बहुत ही बेसिक चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ मतलब थोड़ा बोर होंगे आप इस चैप्टर में, लेकिन एग्ज़ाम है तो करना पड़ेगा, है ना। और कोई तो उसका उपाय है भी नहीं। अगर और कोई उपाय होगा तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, ठीक है। उसको आगे तक मैं फॉरवर्ड करूँगा। उसके बाद 1 एंगोस्ट्रॉम्स होता है, ये 0.1 नैनोमीटर तक होता है। 1 पैरासेक कितना होता है, तो 3.08 इंटू 1016 मीटर, यानी कि 3.626 लाइट ईयर तक का होता है। तो एक याद रखना, 1 लाइट ईयर में क्या होता है, तो ये 1 लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन द ईयर इन अ वैक्यूम होता है। अब आते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 नैनोमीटर, फिर 1 माइक्रोन, फिर 1 नैनो, फिर 1 एंगस्ट्रॉम, और सबसे जो कम वाला होता है 1 फर्नी। तो ये डिस्टेंस का सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 1 फर्नी, और 1 सेंटीमीटर होता है बेसिक, ठीक है। अब मीटर भी हो सकता है सबसे मैक्सिमम, बट यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो फर्मी होता है, FERMI। अब 1 मिनट में आपका टाइम क्या देखें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 1 आवर में 60 मिनट होता है, यानी कि इसमें 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं। 1 लूनर मंथ में 28 डेज़ होता है, ठीक है। और 1 सोलर मंथ में आपका 30 और 31 डेज़ होता है, जिसमें फरवरी आपका 28 और 29 का होता है। 1 ईयर में 13 लूनर मंथ और 1 डे होता है। अब 1 लीप ईयर में आपके 366 डे होता है, यानी कि नॉर्मल ईयर 365, और लीप ईयर में 1 दिन आपको मिल बढ़ा के दे दिया जाता है, 366 दिन। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एरिया की। तो अब एरिया का भी यूनिट्स बना रखा गया है। तो इसमें 1 एकड़ होता है आपका 4840 स्क्वायर यार्ड। तो 1 एकड़ इक्वल टू हो गया 4840 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 43560 स्क्वायर फुट, यानी कि ये हो गया आपका 1 एकड़ में कितना आता है, तो 43560 स्क्वायर फुट आता है। तो ये याद रखना, 43560,
है ना, इसमें सारे मतलब हैं, ऐसे याद रखना 3 4 5 6 सब है इसमें और 0 तक है। तो 4 3 5 6 0 स्क्वायर फुट है आपका 1 एकड़ में। 1 हेक्टेयर में कितना आता है? 2.5 एकड़ आता है। हम यूज़ करते हैं ना कि इतना हेक्टेयर खेतों में फसल लगाई गई है, इतना एकड़ में लगाया गया है। अब 1 स्क्वायर मीटर में कितना होता है? तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपका 100 हेक्टेयर होता है। तो 100 हेक्टेयर इक्वल टू 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि स्क्वायर है, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया 100 आपका एकड़ हो गया। उसके बाद से जी आता है यूनिट ऑफ मास। तो अब ये यूनिट ऑफ मास क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये यूनिट ऑफ मास होता है 10 आउंस, यानी कि 10 आउंस में 28.35 ग्राम होता है आपका। 1 पाउंड में 60 आउंस होते हैं और 1 केजी में ये आपका 2.205 यानी कि 1000 ग्राम तक हो जाता है। 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, 1 मेट्रिक टन में 1000 केजी होता है। तो 10 आउंस में कितना होता है? तो 28.35 ग्राम होता है। 1 पाउंड में 60 आउंस होते हैं और 1 केजी में 2.205 पाउंड होता है। तो ये याद रखना, ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम होता है। अब आते हैं कुछ एरर्स हो जाते हैं मेज़रमेंट में। ठीक है, तो कुछ एरर्स में एरर्स इन मेज़रमेंट हो जाता है। तो कुछ एरर्स होते हैं मेज़रमेंट में। तो एरर्स इन मेज़रमेंट की बात करते हैं तो मेज़रमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो द रिजल्ट ऑफ एवरी मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी या फिर एरर निकल ही जाता है। तो इन जनरल अगर बात करें तो जो भी एरर्स होता है मेज़रमेंट में, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। तो जो सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो सिस्टमेटिक और एरर्स में ये होता है दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, ये आइदर पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव हो जाता है। तो रैंडम एरर्स में क्या होता है कि द रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विथ रेस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। ये क्या होता है? आपका इरेगुलर होता है और ये आपका क्या कहते हैं, इरेगुलर होता है और हेंस रैंडम विथ रेस्पेक्ट टू साइन एंड साइज होता है। ठीक है, दिस कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक है, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है उस, जैसे कि मान लो कि फ्लक्चुएशन जैसे टेम्परेचर में फ्लक्चुएट कर गया, सबसे ज़्यादा वोल्टेज में करता है ना। मुझे याद है कि गांव में पहले वोल्टेज सप्लाई क्या फ्लक्चुएशन होता था। सीधे 100 वाट का बल्ब ऐसे लगता था कि जैसे अभी फट जाएगा, और वो इतनी तेज़ वोल्टेज आती थी, और सडनली वो क्या होता डीम हो जाता था, फिर बढ़ता था, फिर घटता था। फिर से मैकेनिकल वाइब्रेशन भी हो सकते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में। कुछ पर्सनल एरर भी हो सकते हैं, अनबायस्ड हो सकता है, जो ऑब्जर्वर अपने रीडिंग में कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऑब्जर्व किया, आपने उल्टा सीधा थोड़ा सा लिख दिया रीडिंग में ऊपर नीचे, तो ये भी हो सकता है आपके साथ। ये तो बहुत ही ज़्यादा मैनुअल एरर होता है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ठीक है, तो ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है जो कि मेज़र कर सकते हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पे, इसको लीस्ट काउंट कहते हैं। तो द लीस्ट काउंट इज़ द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर एग्जांपल लेते हैं तो वर्नियर कैपिलर्स हैज़ द लीस्ट काउंट, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद जो स्फीरोमीटर होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001। तो ये वर्नियर कैपिलर के लिए जो स्फीरोमीटर का यूज़ करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। तो ये भी हो जाता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज द कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट। अब कुछ आता है जिसमें मास हमने रखा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो 10⁻⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का मास होता है। प्रोटॉन का कितना होता है? तो 10⁻⁻27। उसके बाद से यूरेनियम एटम, इसका 10⁻⁻25 होता है। रेड ब्लड सेल का मास होता है आपका 10⁻⁻13। डस्ट पार्टिकल का कितना होगा जी? तो 10⁻⁻9। रेन ड्रॉप का होता है 10⁻6। मॉस्क्यूटो का भी मास होता है 10⁻5। ग्रेप्स का 10⁻³ और ह्यूमन का 10²। ऑटोमोबाइल का 10⁻³। बोइंग का 10⁻8। ठीक है, आजकल मोदी जी भी बोइंग की सबसे बड़ी वाली एयरक्राफ्ट पे चल रहे हैं।
मून का 10⁻23, अर्थ का 10⁻25 एंड सन का 10⁻30, मिल्की वे गैलेक्सी 10⁻41, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है 10⁻55 होता है। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम की। तो 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को कहते हैं 1 लीटर, यानी कि इसमें हो जाता है 0.2642 गैलन। तो 1 गैलन में आपका होता है 3.785 लीटर। 1 गैलन इज इक्वल टू 3.785 लीटर। ठीक है जी। तो अर्लियर ऑयल कंटेंट वाज मेजर्ड इन बैरल्स, जैसे बैरल होता है ना, तो एक बैरल जैसे कहते हैं ना तेल, क्रूड ऑयल 1 बैरल का कॉस्ट कितना चल रहा है, ये चलता है ना उसमें। तो ये बड़ा तेल वेल के बारे में चल रहा है, तो थोड़ा सा गैस देख लेना कि एक बैरल में आपका कितना लीटर होता है। तो याद रखना 1 बैरल में आपका होता है 158.9873 लीटर। तो 158.9873 लीटर होता है एक बैरल में। तो इतना अप्रॉक्सीमेटली याद रखना कि 158 तक होता है। 158 एक बैरल में 158 आपका लीटर हो जाता है। अगर आ जाता है कि क्योंकि बार बार हो रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, तो भाई एक तो 158 ये आप बिल्कुल याद रखना, 158.98 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 159। यार 160 के आसपास भी याद रखोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसे नहीं देंगे कि 158 157 है ना, वो ऐसे देंगे कि 200 होगा 100 होगा, ऐसे करके 100 ज़्यादातर लोग 00 वाले में फंसेंगे। याद रखना कि इंडिया वाला से 00 वाला और मतलब जो बैरल वगैरह होता है उसमें कभी 00 पे इक्वल नहीं होता है। तो 1 अगर बैरल इजकल टू आपका ये हो गया, उसके बाद से 0.15897 ये आपका क्यूबिक लीटर हो जाता है। तो बस इतना याद रखिएगा कि एक बैरल में 158.9873 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया 159 हो गया आपका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है, तो 1 माइक्रोन ये आपका स्मॉलेस्ट ये जो मेजरमेंट होता है तो उसमें 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो 10⁻⁻6 हो गया आपका 1 माइक्रोन में। और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 और 1 फर्मी मीटर में 10⁻15 मीटर। अब देखो भाई यहाँ देखो सिर्फ डेटा है, डेटा ही काम आएगा, डेटा रटिए, नथिंग। अब आता है इसमें द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मास। इसमें क्या होता है, मास का स्मॉलर जो यूनिट होता है उसमें मिलीग्राम होता है, माइक्रोग्राम होता है, पाइकोग्राम होता है और फेमोटोग्राम होता है। ठीक है, तो 1 पाइकोग्राम में आपका 10⁻⁻12 ग्राम हो गया। 1 मिलीग्राम में आपका 10⁻⁻3 ग्राम हो गया। 1 माइक्रोग्राम में 10⁻⁻6, 1 नैनो में 10⁻⁻9 ग्राम और 1 फेमो, ये सबसे, अब फेमो वाला सबसे आखिरी में पड़ रहा है। मीटर वाला में फर्मी मीटर होता है और सबसे इसमें स्मॉल यूनिट्स में वेट में भी अगर हम बात करते हैं तो आपका 1 फेमोटोग्राम होता है। तो ये फेमो करके ना ये फेमो वाला कम हो रहा है। एफ से फेल, तो मतलब फेल मतलब सबसे कम, ऐसे करके आप कुछ अपना शॉर्टकट बना सकते हैं। उसके बाद आता है कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द यूनिट एरिया ऑफ अ प्लेन इज कॉल्ड प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, जैसे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, प्रेशर अभी बताया था आपको, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो प्रेशर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे तो उसको हम कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर अब क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज ये क्या होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, यानी कि 1 पास्कल में आपका 1 न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि फोर्स अपन एरिया। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रेशर। तो 1 पास्कल इक्वल टू क्या होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये याद रखना कि ये प्रेशर का पूछता है, एंड प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना, स्केलर एक आपका स्केलर क्वांटिटी है आपका प्रेशर, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो PS या SP करके इसका ध्यान में रखना। अब नॉन SI यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बार। ठीक है, अब जो प्रेशर का जो SI यूनिट होता है, जैसे कि जो प्रेशर होता है वो बार होता है, और ये इसको इट इज़ डिफाइंड एज द बाई द मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे एटमॉस्फेयर का भी अपना प्रेशर होता है ना, तो उसका क्या होता है, बार होता है। तो एक बार में 10⁻5 पास्कल होता है। तो ये याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बार से इसको काउंट करते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स दैट आर
put on the fundamental units to express the unit of that amount. The formula obtained by writing the unit of a physical amount in terms of mass m, length l, temperature t, time t, temperature theta and electric current a यानी कि एम्पियर is called the dimensional formula of the physical amount. Such as the dimensional formula of force is a mlt square. The dimensional formula of the work is ml square t square whole. The dimensional formula of work is ml square t पर टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका हो गया. ठीक है, ये डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ रहते हैं. तो इसमें हम बात करते हैं डायमेंशनल वाले में, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में. तो एरिया का जैसे फार्मूला सबको पता है क्या है भाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ. और इसका डायमेंशनल फ्लो अब ये पूछेगा नहीं इतना, बट फिर भी एज पर द एक बार देख लेते हैं अगर दे रखा गया है तो कंपाइलेशन में. वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि एल क्यूब से उसको डायमेंशन को करते हैं और इसमें m0 l क्यूब t0 ये डायमेंशनल फार्मूला इसका हो जाता है. मास डेंसिटी का मास अपन वॉल्यूम, और इसका हो जाता है आपका डायमेंशन ml क्यूब ml-3. ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला हो गया ml क्यूब -30. फ्रीक्वेंसी का अगर बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का आपका हो जाता है, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है 1 टाइम पीरियड, जो भी ऑसिलेशन होता है उसके बारे फ्रीक्वेंसी का जो भी आपका लिया, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 l0 t1. वेलोसिटी का स्पीड का तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इसका फार्मूला आता है, तो इसका l/t. ठीक है, तो अब l को हम लेंथ से ले रहे हैं, t को क्या ले रहे हैं, टाइम से ले रहे हैं, तो ऐसे ही पता लग रहा है. ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने और मास को m से लेते हैं, तो यहाँ पे हमने m0 ये और lt-1 कर दिया. एक्सेलरेशन का वेलोसिटी इंटू टाइम, तो इनके lt-t1/t m0 lt स्क्वायर. फोर्स का क्या होता है भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, फिर इम्पल्स का फोर्स इंटू टाइम. वर्क और एनर्जी का क्या होता है, तो वर्क और एनर्जी का फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, और इसका mlt स्क्वायर इंटू l हो गया. इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है ml स्क्वायर टी स्क्वायर. पावर का वर्क अपन टाइम, और ये हो जाएगा आपका ml स्क्वायर और टी स्क्वायर यानी कि ml स्क्वायर इनकी t1 क्यूब. मोमेंटम का क्या होता है कि मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी यानी कि ml t-1. ठीक है, इनके ml t-1. प्रेशर स्ट्रेस का क्या हो गया, फोर्स अपन एरिया. ठीक है, फोर्स अपन एरिया. फिर से स्ट्रेन का क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन. फिर से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है स्ट्रेस अपन स्ट्रेन. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर है तो दे रखा है बट उतना वो नहीं है. सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू लेंथ. अब पूछ देगा ना कोई सरफेस टेंशन का फार्मूला बताइए, तो अब क्या करेंगे, है ना, तब तो करना पड़ेगा. उसके बाद से आता है सरफेस एनर्जी. तो सरफेस एनर्जी होता है आपका सरफेस एनर्जी ओपन एरिया, और इसका होता है ml स्क्वायर टी का पावर -1 यानी कि टी पर टी स्क्वायर, फिर l पर l स्क्वायर. वेलोसिटी ग्रेडियंट का होता है वेलोसिटी ओपन डिस्टेंस. प्रेशर ग्रेडियंट का होता है प्रेशर इंटू डिस्टेंस. ठीक है, प्रेशर एनर्जी का होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम. ओके, फिर से को एफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. विस्कोसिटी पता ना क्या होता है, विस्कोसिटी मतलब ये होता है कि किसी लिक्विड को अगर फेंकते हैं तो वो कितना मतलब लिक्विडिफाई हो जाता है. मतलब सपोज करो कि ब्लड का विस्कोसिटी, हनी की विस्कोसिटी और वाटर की विस्कोसिटी. जैसे वाटर को अगर हम फेंकते हैं तो तुरंत से वो फैल जाएगा, बट अगर हनी अगर फेंकते हैं तो उतना जल्दी नहीं मतलब वो करेगा, यानी कि उसकी डेंसिटी जो होगी उस लिक्विड की विस्कोसिटी जो वो आपकी हनी की ज़्यादा होगी. ठीक है, हनी मतलब शहद. तो उसके बाद से एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो ये होता है आर्क अपन रेडियस, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है लेंथ अपन लेंथ. एंगुलर वेलोसिटी का होता है एंगल अपन टाइम. उसके बाद से एंगुलर एक्सेलरेशन ये होता है एंगुलर वेलोसिटी अपन टाइम. रेडियस ऑफ गायरेशन होता है डिस्टेंस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो गया मास इंटू रेडियस. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी. मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस. ओके, फिर से टॉर्क का होता है कि एंगुलर मोमेंटम अपन टाइम यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया टॉर्क का. एंगुलर फ्रीक्वेंसी का होगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी. फिर वेवलेंथ हो जाता है आपका डिस्टेंस. वेवलेंथ का क्या होता है, डिस्टेंस होता है.
और इसका एल से हम डिनोट करते हैं। हबल कांस्टेंट क्या होता है, रिसेशन स्पीड अपन डिस्टेंस हो गया। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है, तो एनर्जी अपन टाइम अपन एरिया, ये हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ वेव। रेडिएशन प्रेशर का क्या होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव अपन स्पीड ऑफ लाइट। फिर एनर्जी डेंसिटी का हो जाता है एनर्जी अपन वॉल्यूम। क्रिटिकल वेलोसिटी का होता है रेनॉल्ड्स नंबर्स इंटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपन मास डेंसिटी इंटू रेडियस। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। अब ये पूछ देगा तो मतलब गाइस याद तो करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा इसमें, जैसे हबल कांस्टेंट है ये, मतलब ज़्यादातर उसमें यूज हो जाता है, स्पेस में इसका यूज़ करते हैं। तो रिसेशन स्पीड पर डिस्टेंस होता है इसका, तो ये थोड़ा सा कुछ है इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। स्केप वेलोसिटी ये भी यूज़ करते हैं। स्केप वेलोसिटी मतलब कि अर्थ से के एटमॉस्फेयर को बाहर निकालने के लिए कितना वो उसका हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसका होता है 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू अर्थ का रेडियस, ठीक है, का पावर 1/2। ये हो जाता है आपका। हीट एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी का होता है वर्क, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। उसके बाद से पोटेंशियल एनर्जी का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। एफिशिएंसी हो जाता है आउटपुट वर्क ऑन एनर्जी इनपुट वर्क ऑन एनर्जी। एंगुलर इम्पल्स होता है आपका टर्क इंटू टाइम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास अपन इंटू मास। प्लैंक कांस्टेंट ये भी याद रखना, प्लैंक कांस्टेंट काफ़ी यूज़ करते हैं, तो ये एनर्जी अपन फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास अपन मास, मास इंटू मास। प्लैंक का होता है एनर्जी अपन फ्रीक्वेंसी। हीट कैपेसिटी का हो जाता है आपका एंट्रोपी का हीट एनर्जी इंटू आपका टेम्परेचर। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है हीट एनर्जी अपन मास इंटू टेम्परेचर। लेटेंट हीट हो गया आपका हीट एनर्जी अपन मास। और थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट और थर्मल एक्सपेंसिटी हो गया आपका चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन इन टेम्परेचर। ये हो गया आपका इसका। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी का हो गया आपका हीट एनर्जी इंटू थिकनेस अपन एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। बल्क मॉडुलस का हो गया वॉल्यूम इंटू चेंज इन प्रेशर अपन चेंज इन वॉल्यूम। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हो गया वेलोसिटी स्क्वायर अपन रेडियस। अब स्टेफन कांस्टेंट का क्या होता है, तो एनर्जी अपन एरिया इंटू टाइम अपन टेम्परेचर का पावर 4। ये हो गया। वीव कांस्टेंट का हो गया आपका वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया एनर्जी अपन टेम्परेचर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपन मोल इंटू टेम्परेचर, ठीक है। उसके वजह से चार्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका करंट इंटू टाइम। करंट डेंसिटी का होता है करंट अपन एरिया। वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का होता है वर्क अपन चेंज। रेजिस्टेंस का होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपन करंट, ठीक है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना आपका करंट है, दैट इज़ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा ही यूनिट ओम होता है। उसके बाद से कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो चार्ज अपन पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपन लेंथ हो गया। इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इंटू अपन चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया हो गया, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अर्थ का डाइपोल मोमेंट होता है, ये होता है टॉर्क अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क अपन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपन डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका या मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ये होता है फोर्स अपन करंट इंटू लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक ये फील्ड फ्लक्स डेंसिटी हो गया फोर्स अपन करंट इंटू लेंथ। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। इंडक्टेंस होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स अपन करंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, ये टॉर्क अपन मैग्नेटिक फील्ड और करंट इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि स्ट्रेंथ कॉमा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक ये हो गया मैग्नेटिक वॉल्यूम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अपन वॉल्यूम, ठीक है। अब परमिटिविटी कांस्टेंट क्या हो गया, तो चार्ज इंटू चार्ज यानी कि 4 पाई इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर।
परमिबिलिटी कांस्टेंट हो गया 2 पाई इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस करंट इंटू करंट लेंथ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फैराडे कांस्टेंट का क्या होता है, तो अवोगाड्रो कांस्टेंट ऑफ इंटू एलिमेंट्री चार्ज। वेव नंबर हो गया 2 पाई अपन वेवलेंथ। रेडियंट फ्लक्स और रेडियंट पावर ये होता है आपका एनर्जी एमिटेड टाइम। ल्यूमिनोसिटी ऑफ रेडियंट फ्लक्स और रेडियंट इंटेंसिटी ये हो गया रेडियंट पावर और रेडियंट फ्लक्स ऑफ सोर्स अपन सॉलिड एंगल। फिर ल्यूमिनस पावर और ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ सोर्स होता है ल्यूमिनस एनर्जी एमिटेड अपॉन टाइम। ठीक है जी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ सोर्स क्या हो गया, ल्यूमिनस फ्लक्स अपन सॉलिड एंगल। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन और ल्यूमिनस ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी होता है ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ सोर्स ऑफ गिवन लेंथ और ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ पीक सेंसिटिविटी वेवलेंथ सोर्स ऑफ सेम पावर। तो ये सारे हैं चीज़। ल्यूमिनस एफिशिएंसी होगी टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स अपन टोटल रेडियंट फ्लक्स, और इम्युलेशन और इल्यूमिनेशन ये हो गया आपका ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट अपॉन एरिया। मास डिफेक्ट आपका होता है सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ द न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट का बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस हो गया मास डिफेक्ट इंटू स्पीड ऑफ लाइट इंटू वैक्यूम का स्क्वायर। डीके कांस्टेंट होता है आपका 0.93 हाफ लाइफ। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया आपका इंडक्टेंस इंटू कैपेसिटेंस -1/2। ये बीपीएससी में ना इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो साइंस वाले, बहुत चलाक हैं बीपीएससी वाले। मतलब उनकी तो मतलब साइंस तो मतलब वो पता नहीं साइंस में R&D करवा देते हैं वो। क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर ऑफ कॉइल ये होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस रेजिस्टेंस। पावर ऑफ लेंस आपका क्या हो गया, ये हो गया फोकल लेंथ का पावर -1। मैग्निफिकेशन क्या हो गया भाई, तो इमेज डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फ्लूइड फ्लो रेट होता है ये π/8 इंटू प्रेशर इंटू रेडियस का पावर 4 अपन विस्कोसिटी कोफिशिएंट इंटू लेंथ। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस क्या होते हैं, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस हो गया। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस हो गया। तो गाइज़ इस तरह से ये फार्मूला वाला अपना पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद से नेक्स्ट आपका डायमेंशनल क्वांटिटीज़ आएगा। ठीक है, और इसको भी कर ही दे, ओके ज़्यादा हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में ये फिर कुछ और डेटा वाले हैं उनको करेंगे। 2-3 मतलब लेक्चर में क्या होना, ये डेटा वगैरह बहुत ज़्यादा चलेगा। ठीक है, उसके बाद से ये अपना जो डिफरेंस साइंटिफिक एपेरेटस है ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिफरेंट साइंटिफिक एपेरेटस एंड इट्स एप्लीकेशन वाले पार्ट को भी करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करना ही करना है। ठीक है गाइज़, तो ये साइंस के वीडियोस जो है ये मैं पूरी कंपाइलेशन जो है इसको कराऊंगा। ये मैं सिर्फ एज़ पर द रिवीजन पर्पस से करा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।